सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स लेक्चर नंबर 5 के बारे में। ठीक है, हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फेज होते हैं। ठीक है, अब आगे है Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeder। यानी बहुत सारे मैमल्स क्या है, अब पूरे साल भर क्या रखते हैं, एक्टिव। किस तरीके से, रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ से कि वो पूरे साल रिप्रोडक्टिव फेज शो कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, कंटिन्यूस ब्रीडर। देन वी ऑल ग्रू ओल्ड इफ़ वी आर लिविंग इनफ। उसके बाद हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हम बूढ़े हो जाते हैं अगर हम जीवित रहें तो। इज़ समथिंग दैट वर रिकोगनाइज, जिसे हम अच्छे से जान सकें। बट वाट इज़ मीन्ट बाय ग्रोइंग ओल्ड, यानी लेकिन बूढ़े होने से क्या मतलब है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस और एन एज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के ख़त्म होने के बाद जो भी हमारे शरीर के अंदर, हम अपने अंदर जो भी सेंसेशंस महसूस करते हैं, जो भी चेंजेस महसूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग ओल्ड। देयर आर concomitant changes in our body like slowing metabolism etc। हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन, हमारे ज़िंदा रहने के बाद, यानी कि हमारा जो लास्ट फेज होता है उस दौरान, ओल्ड एज अल्टीमेट लीड्स टू डेथ। और जब हम बिल्कुल ही बूढ़े हो जाएंगे तब हमारी क्या हो जाएगी, डेथ। If both plants and animals hormones are responsible for the transitions between the three phases, interaction between hormones can at a certain time environmental factors regulate the reproductive process and the associated behavior expression of organisms। अब है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो भी हमारी जीवन में जो भी 3 चेंजेस फेजेस आते हैं उसके लिए। जैसे हमारे हॉर्मोन्स है वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ, ताकि वो रेगुलेट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और हमारे जो बिहेवियर एक्सप्रेशन है ऑर्गेनिजम्स का, उसके लिए। अब है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर अटेंड ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव organisms exhibit events and process that have remarkable fundamental similarity, and even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very difficult। यानी मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ इवेंट्स एग्जिबिट कर देते हैं, और जो प्रोसेस होती है जैसे फंडामेंटल सिमिलरिटी हमें देखने को मिलेगी, साथ में जो स्ट्रक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो भी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बदल जाती हैं। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो एलिब्रेट एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स होने लग जाती हैं, डिफ़िकल्ट होने लग जाती हैं। फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, लेकिन वो एक ही सीक्वेंस को क्या करती हैं, फॉलो। ठीक है, 10 इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज characterized by the fusion or fertilization of the male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसके अंदर मेल और फीमेल्स के गैमेट्स होंगे, वो फ्यूज़ करेंगे और क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर कन्वीनियंस these sequential events may be grouped into 3 distinct stages named as pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization events। यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान ही हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज,
फिर होगा फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टेज होगी उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अगला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेयर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब भी हमारे गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज़। ठीक है, उस स्टेज को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दिस द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। अब प्री फर्टिलाइजेशन के भी दो इवेंट्स होते हैं, दो स्टेजेस होते हैं। कौन कौन सा? गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा गैमेट ट्रांसफ़र, जिसमें गैमेट क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, फिर हमारा गैमेटोजेनेसिस। एज you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of the two types of gametes, मेल एंड फीमेल। जैसा कि आपको पता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। किस कौन कौन सा? एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स। ये देखिए, ये हैं आपके गैमेट्स। जैसे आइसोगैमेट्स हैं ये क्लैडोफोरा के अंदर, बिल्कुल सेम। फिर है हेट्रोगैमेट्स, फ्यूगस एंड एल्गी, और ये हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसैपियंस, ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। In some algae, the two gametes are so similar to appearance that is not possible to characterize them into male and female। यानी जो हमारी एल्गी होती है उसमें जो गैमेट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। मतलब हम उनको ये नहीं बता सकते कि उनको देखकर कि ये मेल है ये फीमेल है, बिल्कुल सिमिलर। दे आर हैंस कॉल्ड होमोगैमेट्स। यानी कि जो गैमेट्स दिखने में बिल्कुल सिमिलर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। ठीक है, however in a majority of sexually reproductive organisms, two gametes produce are of two morphologically different types। उनको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। यानी जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी गैमेट्स हैं वो हमें अलग दिखाई देते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग, उनको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। In such organisms, the male gamete is called anthrazoids or sperm and the female gamete is called egg or ovum। यानी कि फीमेल के अंदर जो भी गैमेट होता है, जो फीमेल का गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं एग या ओवम, और जो मेल का गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्राजोइड या स्पर्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट।